रशियन रिवॉल्यूशन। उस समय हमने देखा कि 1779 में बास्टील जेल पर अटैक हुआ और फ्रांस की जो सोसाइटी थी और यूरोपियन सोसाइटी किन तीन चीजों में डिवाइडेड थी? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। सो थर्ड स्टेट पर्सनल यूरोप में क्या कर रहे थे? दैट इज आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो थर्ड स्टेट पर्सन थे वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल पर्सन्स, क्योंकि थर्ड स्टेट डिप्राइव्ड स्टेट थी ना, वो अभावग्रस्त थी। तो देखिए थर्ड स्टेट पीपल इन यूरोप, ये सब कहाँ की बात की जा रही है? इन यूरोप, क्योंकि वो मोटिवेट हो गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। वांटेड दैट property should be distributed among all citizens। ऐसा वो चाहते थे। तो ये डायग्राम उसी के लिए दिखाया गया है। आगे देखें ना, उसके लिए उन्होंने जगह जगह क्या किया बताइए? रिवोल्ट किया। ओके, सो थर्ड स्टेट पीपल ने इसके लिए जगह जगह रिवोल्ट किया। दीज पुअर पीपल रिवोल्टेड इन यूरोप। तो यूरोप में अलग अलग नेशन से सभी जगह उनका रिवोल्ट हुआ। ओके, नाउ अब जरा देखें कि उस समय जो सोसाइटी थी, यूरोपियन सोसाइटी, वो तीन तरह के लोगों से मिलकर बनी थी। एक लिबरल्स थे, एक रेडिकल्स थे और एक कंजर्वेटिव। सो एट दैट टाइम यूरोपियन सोसाइटी जो थी, वो सोसाइटी was composed of liberals, radicals and conservatives। तीन तरीके के लोग थे। अब देखो जो लिबरल्स थे वो क्या क्या उनके फीचर्स थे। वो चाहते थे कि सेक्युलरिज्म हो। लिबरल्स का मतलब उदारवाद। लिबरल कौन होते हैं? बहुत ज्यादा उनको लिबर्टी दे दी जाए। तो लिबरल्स कौन थे? ठीक है, देख लो। लिबरल्स, तो लिबरल्स क्या था बताइए? दैट इज उदारवादी। So these people wanted to bring change in society, okay? Wanted to bring change in society। और क्या ये लोग सेक्युलरिज्म चाहते थे? यानी किसी रिलीजियस रूलर नहीं चाहते थे। सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष शासन चाहते थे। वांट सेक्युलरिज्म। और इसके अलावा वोटिंग सिस्टम भी चाहते थे। दे वांट टू रूट आउट डायनेस्टिक रूलर। मोनार्की को क्या हटा देना चाहते थे? वांट टू रिमूव मोनार्क्स। और क्या चाहते थे? दैट इज these prefer that is rule of people। सर लेकिन ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं था। हाँ, अब the government should go, ऐसा भी है कि गवर्नमेंट लोगों का हित करे and they want that the voting rights is to be given only the property persons।
तीन तरीके के लोग थे, ठीक है। कौन कौन से लोग थे? दैट इज लिबरल्स, रेडिकल्स और तीसरा कंजर्वेटिव। तो लिबरल्स, अब वहां पर जब मोनार्की हटाई जाने लगी तो लोगों ने अपने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए। कुछ लोग लिबरल होकर के हमें ये चाहिए, भाई तुम जब कोई ग्रुप बनाओगे, रिबेल करोगे तो तुम्हें अपना कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। कुछ बोले कि हम इसमें लोगों का शासन रखेंगे और वोट वही देंगे। वोटिंग विल बी गिवन टू ओनली प्रॉपर्टीड मैन, फीमेल को भी नहीं। वोटिंग किसको दी जाएगी? प्रॉपर्टीड मैन। प्रीफर रूल ऑफ पीपल बाय इलेक्शन, इलेक्शन होना चाहिए। एंड ऑल्सो ये क्या चाहते थे? वांट वोटिंग राइट्स इज टू बी गिवन, टू प्रॉपर्टीड मैन। पहली बात समझ आ गई, लिबरल का फीचर समझ में आ गया। बाद में क्वेश्चन है तो मैं इसमें सब में डिफरेंशिएट करूंगा। दूसरी चीज देखो, यहाँ दिखाया गया है, ये सारी बात लिखी गई है कि वो चाहते थे कि मैन हो जो प्रॉपर्टी हो और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये पार्शियल चाहते थे, फीमेल का नहीं चाहते थे। अच्छा, रेडिकल कैसा चाहते थे? They believe in universal adult franchise. ठीक है, तो रेडिकल्स ये एक तरीके के कट्टरवादी होते हैं, ठीक है। तो एक कंजर्वेटिव, वो रूढ़िवादी होते हैं, पुराना शासन। और रेडिकल क्या होते हैं? कट्टरवादी, अतिवादी भी कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? अतिवादी। दे want that a country should be ruled by majoritarian government, ऐसा, ठीक है कि नहीं? तो जैसे हम लोगों ने रेन ऑफ टेरर में किसको देखा था, जिसने लोगों का, तो वो अतिवादी था। बोला कि जो ये जैकोबिन्स है बस इन्हीं का शासन चलता है, सबको मार डालो। हाँ, प्रॉपर्टीड मैन, ये किसे दिया जाना चाहिए? जिनके पास प्रॉपर्टी हो, सिर्फ उन्हीं आदमी को वोटिंग राइट दिए जाए। और सर टैक्स पेयर्स भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीड मैन। अतिवादी, रेडिकल क्या चाहते थे बताइए? दे वांटेड अ नेशन, तो जिसमें क्या बताइए? दे वांट अ गवर्नमेंट जो कि किसकी हो? मेजॉरिटी। तो बेस्ड ऑन मेजॉरिटी, जैसे आपको मालूम होगा कि श्रीलंका में तमिल और सिंघली हैं। तमिल को उन लोगों ने क्या किया? बाईपास कर दिया। बोला तुमको कोई भाषा तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, तुमको कहीं नौकरी। और सिंघली जो बौद्ध लोग हैं, उन लोगों ने सारा 80% सिंघली है वहाँ पे, तो उन्होंने कब्जा कर लिया। वो तमिल इंडिया से गए थे, बहुत सारे इंडिया के थे, बहुत सारे वहाँ के भी थे, अलग अलग तरीके से। तो दे वांटेड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। तो वहाँ के जो थर्ड स्टेट के लोगों की ही बात कर रहा हूँ शान, थर्ड स्टेट में वो लोग सोचते थे अब तो हम रिवोल्ट कर रहे हैं, हमारे हाथ में पावर हो जाए और हम भगा देंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, नोबेलिटी और क्लर्जी को, ऐसा भी चाहते थे। तो वो लोग रेडिकल थे, ठीक है। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। वो चाहते थे, वो भी यही चाहते थे कि जो बाकी फैक्ट्री ओनर्स हैं इन सबको हटा दिया जाए। बाकी सबका तो यही था, सभी लोग यही चाहते थे, थर्ड स्टेट वाला तो चाहेगा। अच्छा, तीसरी कौन से थे बताइए? कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स, व्हाट डज द कंजर्वेटिव्स? रूढ़िवादी। दे वांट रिफॉर्म इन सोसाइटी बट द ग्रेजुअल रिफॉर्म। वो चाहते थे धीरे धीरे हो, अचानक कोई रिवोल्ट ना कर दे। रिवोल्ट का मतलब रिवोल्यूशन, फेज आउट, 180 डिग्री फेज, ऐसा ना कर दे। दे वांटेड द रिफॉर्म बट ए ग्रेजुअल रिफॉर्म। अगर जा रही है मोनार्की तो धीरे धीरे जाए, ऐसा चाहते हैं। सो व्हाट डज द कंजर्वेटिव वांट्स? जरा चेक करो। सो कंजर्वेटिव वांट्स, सर सफ्रेजेट का मतलब क्या होता है? दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो या सफ्रेज। सफ्रेज का भी मतलब वोटिंग राइट्स है। देखो इस चीज को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका ही मतलब है सफ्रेज। सफ्रेज का मतलब है कि सार्वभौमिक, राइट टू वोट। इट इज राइट टू वोट, ऐसा भी चीज। Conservative, these people wanted
स्लो या ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी. दे एडवोकेटेड फीमेल वोटिंग राइट्स. वो क्या चाहते थे? और देखो, फीमेल वोटिंग rights. These were very rich persons and they wanted that the real power should be among aristocrats. जो फैक्ट्री ओनर्स, उनके हाथ में असली पावर होनी चाहिए. पैसे वाले, बिजनेसमैन, बिग बिजनेस, ये सबसे अमीर लोग हैं. ये मेजॉरिटेरियन है, ये अमीर लोग. समझे? तो ये क्या चाहते थे? बोलते हाँ ठीक है, औरतों को भी दे दो, सबको दे दो, लेकिन पावर हमें रहने दो. उन्हें क्या लेना देना किसी. तो दे वांटेड फीमेल राइट भी चाहते थे. These were very rich persons. समझो नोबिलिटी जैसे ही है. So these were very rich and wanted that real power should lie in hand of फैक्ट्री ओनर्स. फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है, एंड नोबिलिटीज. तुमको ये बात मालूम है कि एक समय ऐसा था कि विक्टोरिया के जो बेटे बेटी पोते, महारानी विक्टोरिया थी ना, पूरे यूरोप के हर देश में उन्हीं का खानदान शासन कर रहा था, एरिस्टोक्रेट्स. क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे शादी नहीं करते थे एक ही परिवार में. उसने स्पेन में शादी की, फिर पोर्तुगीज में की, फिर नीदरलैंड में की. तो पूरा परिवार अगर आप देखोगे, ऐसा हमने पिछले क्लास में हिस्ट्री के चैप्टर में बताया था क्या आपको, फ्लो चार्ट में, उसी का ही परिवार. आज भी जब ये लोग मिलेंगे, जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले या पॉलिटिशियन, ये एक वर्ल्ड की तरह बिहेव करते हैं. वो चाहते बस हमारा रूल रहे, हमारा पैसा रहे, बाकी देश चाहे देश बिक भी जाए, हम रहें. आप देखो बड़े बड़े लोग, अगर ये कभी यहाँ का जो बहुत बड़ा होगा टॉप ब्रास, राहुल गांधी, जिसके पास 2 लाख करोड़ की संपत्ति, वो दूसरे देश से मिलेगा तो ऐसे मिलेगा जैसे वो 2 देश नहीं, 2 पूंजीपति मिल गए, ऐसा. तो इस चीज को इकोसिस्टम कहते हैं कि जो टॉप ब्रास है उनको अरिस्टोक्रेट कहा जाता है. दे डू नॉट वांट, उनको क्या है कि किक द नेशन. हाउएवर आई एम कैपिटलिस्ट, यू आर कैपिटलिस्ट, लेट्स शेक हैंड. तो असली चीज जो कंजर्वेटिव वो चाहते थे, जो शासन किसके हाथ में रहे, पूंजीपतियों के हाथ. किसके हाथ में रहना चाहिए? उन्हीं के. उनसे कोई लेना देना नहीं, नेशन वेशन से कोई लेना. एरिस्टोक्रेट्स का मतलब है कि हाई प्रोफाइल पर्सनल्स, नोबिलिटीज. अरिस्टोक्रेट्स, नोबिलिटीज. दिस कंजर्वेटिव इज कंपोज्ड ऑफ दोज पर्सन्स ओनली. तो वही लोग तो चाहेंगे कि शासन हमारे हाथ से रहे. वो जो फीमेल वोटिंग राइट्स था, वो कंजर्वेटिव रेडिकल चाहते थे, वो बुक में लिखा है. तो कंजर्वेटिव्स चाहते थे. अब रेडिकल से बुक में लिखा है कि कंजर्वेटिव नहीं, रेडिकल चाहते थे. चलो इससे देखो, यहाँ तक हो गया. अब आगे देखो. तो कंजर्वेटिव वो लोग थे जो सोसाइटी में बदलाव तो चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे से. मतलब चेंजेस तो ये भी चाह रहे थे, मगर ये चाह रहे थे कि चेंजेस आए तो धीरे धीरे से. अभी हम देख लेते हैं नेट पे कोई चेंज ना आए. अब उससे जो यूरोप था वो एक ऐसा दौर से गुजर रहा था जब. अब इसके आगे ये देखो, ये सब बुक में लिखा है. Who wanted female voting rights, conservatives or radicals? ये चेक कर लेते हैं. Now, supported voting rights, not for women. Liberal political group vote to grant. सब बुक में लिखा है. दिखाओ. तो रेडिकल वांटेड इन नेशन मेजॉरिटी, और कंजर्वेटिव्स के लिए क्या बताया? Conservatives had opened their mind in the need for change
नीड फॉर चेंज है ना, तो वुमेन के लिए कुछ लिखा है कि नहीं इसमें? क्योंकि ये सब थोड़ा मिक्स्ड है। अब ये देखो, डिड कंजर्वेटिव सपोर्टेड फीमेल वोटिंग राइट? So, represented passing negative attitude to the question of with a few exception. तो निगेटिव इसमें बता रहा है, निगेटिव एटीट्यूड का मतलब वो नहीं चाहते, ठीक है, तो नॉट लिखो। सो दे एडवोकेटेड, दे डिड नॉट एडवोकेट। और यहाँ क्या लिख लो कि दे एडवोकेटेड फीमेल वोटिंग राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये तीन हम लोगों ने सोसाइटी देख ली। ओके, अब आगे की बात करें। देखो यहाँ तक बात तुमने देख ली है, अब आगे की यूरोप की स्थिति देखो। लोगों को हाउसिंग और सैनिटाइजेशन की भी प्रॉब्लम होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी, लोगों के पास काम कम था। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि आवाज उठाना शुरू कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सैनिटाइजेशन की समस्या थी और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था। जो कंट्री साइड के पीपल थे, लोग वो कहाँ आ रहे थे? अर्बन एरिया में, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही थी। यूरोप में तो सब बड़े बड़े कॉटन इंडस्ट्री थी और जगह जगह उनका कॉलोनियल रूल था, वहाँ से कच्चा माल आ रहा था, उसको उनको शर्ट में बदलना था, बहुत सारी चीज़ों में, तो उसके लिए। लेकिन जहाँ जहाँ बैरक्स में लोग रह रहे थे, तो या डॉर्म्स में, उसको डॉर्मेट्री कहते हैं, वहाँ 80-80 लोग एक साथ रह रहे थे। ओके नाउ, ओके, तो डॉर्म्स में रह रहे थे एंड देयर हाइजीन की भी प्रॉब्लम थी, उनसे 18-18 घंटे काम किया जाता था। तो अब ये दोनों लोग, क्योंकि कंजर्वेटिव तो उनका हित नहीं चाहेंगे, लेकिन रेडिकल्स एंड लिबरल ने सोचा कि हम इनकी आवाज़ उठाएं। तो उसके लिए 4 अलग अलग रिवोल्यूशनिस्ट थे, जिनमें से कार्ल मार्क्स भी थे। उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई। तो जरा देखें कौन कौन से रिवोल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई। रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, ये देखो, there were the very revolutionary activity in different parts of Europe में बहुत सारे रिवोल्यूशन हो रहे थे। किसके लिए रिवोल्यूशन हो रहे थे? कि that is the money is to be distributed among people, इसके लिए हो रहे थे। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? सोशलिज्म। सोशलिज्म का क्या मतलब है? कि पैसा बांट दिया जाए सब में। तो हर एक, जर्मनी में इसकी अलग संस्था बनी, ब्रिटेन में अलग संस्था बनी। देयर वर द डिफरेंट यूनियंस, हम उनके नाम जानेंगे, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि कहाँ SPD बनी। हाँ, तो वही हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बनी। तो 4 देशों में देखो इनमें क्या क्या नाम बने। देयर वर द 4 कंट्रीज, फ्रेंच में भी रिवोल्यूशन हुआ, इटली में भी हुआ, जर्मनी में भी हुआ। और ये सब किसने किया? लिबरल्स और रेडिकल्स ने। और सोशलिज्म को एडवोकेट किया कि हमें सोशलिज्म चाहिए। और सोशलिज्म, क्योंकि हमारा चैप्टर भी सोशलिज्म है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो, तो 4 जगह 4 पार्टी उनके नाम देते हैं। व्हाट वर द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज? ओके, तो वी आर एट सोशलिज्म। हाउ फ्रॉम यूरोप सोशलिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म केम आउट। क्योंकि जो मनी था वो कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेटेड था। जो 90% लैंड थी वो 10% के हाथ में थी, जो 90% पीपल थे उनके हाथ में 10% लैंड थी। इसी ने सोशलिज्म को, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, नहीं तो सोशलिज्म को एडवोकेट किया। ओके, चलिए। सर साम्राज्यवाद क्या था? समाजवाद, सर समाजवाद नहीं, सर साम्राज्यवाद। एक समाजवाद होता है, एक साम्यवाद। साम्यवाद कम्युनिज्म होता है साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद होता है। साम्राज्यवाद कुछ नहीं, साम्राज्यवाद जो अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं जो लोग, जैसे अकबर हुआ, ये सब हुआ। एक है समाजवाद, समाज में सब लोग बराबर रहें। समाज्यवाद करके तो कुछ। चलो अब आगे की बात देखो। That is how the concept of socialism came to Europe. It is under the idea
that the people of a country are equal, so property and wealth is to be distributed among should be equal. So this concept was given by many of the philosopher, जो उस समय के प्रसिद्ध philosopher थे, उन्होंने ये आइडिया दिया कि ऐसा होना चाहिए. सोशलिस्ट किनको कहा जाएगा? Those who follow the path of socialism are known as socialist. सोशलिस्ट एक एक्टिविस्ट भी हो सकता है. और हमारे यहाँ जो समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह की, जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सोशलिस्ट हैं. मुलायम सिंह के बेटे अब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव थे ना पहले, और फिर अब अखिलेश यादव हो गए. लाल टोपी पहनते हैं, दे आर नोन एज सोशलिस्ट. वो चाहते हैं कि लोगों का पैसा लेकर सबने बराबर बांट दिया, ऐसा कुछ. सर उनका फ्लैग थोड़ा रशिया का उसके जैसा दिखता हाँ वैसा ही होगा. साइकिल है उनके में. अब जरा देखो है. एक और Now, okay. Now there were different. ये देखिए, there were different leaders who advocated socialism. इस चीज को देखो. अब दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि आकर सोशलिस्ट सोसाइटी चलनी कैसे चाहिए, तो इसके लिए कई सारे लोगों ने अलग अलग आइडियाज शेयर किए ताकि सोशलिस्ट सोसाइटी फ्यूचर में. देखो 4 लोगों के नाम दिए गए. एक रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स. तो इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन हम मेनली कार्ल मार्क्स, जो मार्क्स को फॉलो करते हैं उसे मार्क्सिस्ट कहते हैं. ठीक है कि नहीं? तो सबने अपनी अपनी तरीके से सोशलिज्म के बारे में बताया. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. तो एक बार सुन लो, फिर मार्क्स के भी आइडिया हम देखेंगे. अच्छे से चल सके. जैसे कि रॉबर्ट ओवन, तो ये जो सोशलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि लोगों के बीच में कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जाए, मतलब लोगों के बीच में एसोसिएशन बना दी जाए, जिससे क्या होगा कि लोग साथ में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसे आपस में बांट लिया करें. ऐसे ये वो सोशलिस्ट थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक. वो भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे, पर वो चाहते थे गवर्नमेंट इंकरेज करे लोगों को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए, जैसे कैपिटलिस्ट को हटाया जा सके, मतलब ऐसे लोगों को हटाया जा सके जिनके प्राइवेट प्रॉपर्टी. इन दोनों के अलावा 2 और सोशलिस्ट थे जिन्होंने बहुत कुछ बताया था कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए. उनका नाम था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल. अब दोस्तों 1970s तक जो सोशलिज्म का आइडिया था वो पूरी तरीके से पॉपुलर. इन सभी में डिफरेंस समझिए. रॉबर्ट ओवन ने क्या कहा कि हमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेनी चाहिए. मान लो इन सभी के पास 1-1 लाख रुपए, सब मिलके बोले हम मिल के फैक्ट्री खोलेंगे, 6 लोग मिल जाए, तो क्या एक बहुत बड़े रईस को ये डिस्प्लेस कर सकते हैं? अगर बहुत सारे लोग कुछ ना करें, 100 रुपए मिला कर ये एक पूंजी बना लें, उसी से करें, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं. ठीक है कि नहीं? सहकारी संस्था. इसमें क्या होता है, लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, 1000, 2000, 5000, जितना तुमने लगाया है, तुमने 5000 लगाया और इन्होंने 100 रुपए, तो जो प्रॉफिट आएगा तुम्हें 50 गुना मिलेगा, इनको 100 रुपए के हिसाब से. जितना जो लगाएगा उतना मिल जाएगा परसेंटेज. ये बहुत अच्छी, जितना तुम लगाओगे और वही सब लोग मिलके चलाएंगे, उसी से वहाँ वेतन दिया जाएगा. और सबको जितना जितना शेयर है, वास्तव में जो शेयर होल्डिंग की आजकल होती है, शेयर मार्केट इसी पे तो चलती है कि जितना तुम पैसा लगाओगे, तुम कंपनी के उतने शेयर ले लिए, तुम उतने % मालिक हो. ये होता. तो उसी तरीके से इन्होंने क्या बताया कि लोग अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें तो अपने आप कैपिटलिस्ट रिप्लेस हो जाएंगे. जबकि इन्होंने क्या बताया कि लोग तो नहीं बना सकते, गवर्नमेंट ही हेल्प करे. कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी मेड बट गवर्नमेंट शुड एनकरेज इट. हो सकता है शुरू में लोगों के पास पैसा ना हो तो गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा पैसा दे, कुछ करे, गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो अपने आप सोशलिज्म हो जाएगा. सर. हाँ सर ये रॉबर्ट ओवन सर, इन्होंने सर एक ग्रुप भी तो बनाया था सर, न्यू हार्मोनी. वो लिख लेंगे जो भी होगा. तो सर यूएस से जाके इन्होंने वही इन्होंने क्या किया बताइए, एडवोकेटेड. ठीक है, इन्होंने किस चीज को एडवोकेट किया? सोशलिज्म. मेकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. इन्होंने क्या कहा बताओ? लुइस ब्लैंक के सारे नाम तुम्हारी बुक के ही है, एमसीक्यू के हैं. वो जो भी बोल रहा है वो बुक का ही पूरा बोल रहा है, बस जिस्ट बता रहा है. दूसरी चीज बताई गई लुइस ब्लैंक ने, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट मेकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी.
इनका बिल्कुल अलग विचारधारा थी, ये जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? बिलोंग्स टू जर्मनी। कई बार ये लेबर्स के साथ थे और उनके साथ फाइट किया। इनका कहना था कि फैमिली तो होनी ही नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात बोल रहा है, बोल रहा है फैमिली नहीं होनी चाहिए। ये फैमिली बनाई है पूंजीपतियों ने, और क्या बताया, कहने देश भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी जो कम्युनिस्ट है ना आज के, जो मार्क्सिस्ट है, वो नेशनलिज्म को नहीं वो मानते हैं। वो कहते हैं नेशन कुछ नहीं होता। अब जरा इनकी बात सुनो, इन्होंने इतनी मोटी मोटी 7 वॉल्यूम्स लिखी, इन्होंने लिखा क्या उसमें? इनको इन्हीं सब बातों की वजह से जर्मनी से निकाल दिया गया था, जेल में भी रहे, बाद में ब्रिटेन में जाके रहे। समझ में आई? इन्होंने कहा कि ये वास्तव में अगर फैमिली ना हो, जरा सोचो, तो ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, ये इसी उद्देश्य से बहुत पैसा कमाते हैं कि आगे अपने बच्चों को दे जाएंगे। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो किसी को दे पाएंगे, फिर वो सोसाइटी में चला जाएगा। बात सही कि नहीं? अगर ये इंटीग्रेटेड सोसाइटी ना होकर डिसइंटीग्रेटेड हो जाए, किसी के जो बच्चे हैं वो सब एक तरीके के ग्रुप के बच्चे हों, जैसे कबीलेवाद नहीं चलता था पहले, तो अगर ऐसा होगा तो ऐसे में वो अपने बच्चों को हैंड ओवर करते करते डायनेस्टी बन जाती है और डायनेस्टी से मोनार्की बन जाती है। तो इन्होंने कहा ये जो, अगर अभी भी अमेरिका में क्या होता है कि जब एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, वो भी मार्क्सिस्ट है, तो 50% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये अभी जैसे थोड़ी दिन पहले हमारे यहाँ भी एक बिल आया था ना इसी पर बेस्ड, लेकिन वो लोकसभा से हट गया। बात समझ में आई? तो ये बिल क्या कहता है कि जो तुम्हारा पैसा है, अगर आपने कमाया है तो आपके जाने के बाद समाज में बैठेगा, बच्चे को नहीं मिलेगा, या बच्चे को मिलेगा तो उसका 10% ही मिलेगा। तो समझ में आया ये क्यों चाहते थे फैमिली ना हो। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब रिवोल्ट होता था, नेशन भी उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। नेशन की वजह से ये जो मेजॉरिटेरियन लोग, उनको भ्रमित कर दिया जाता। जैसे कहेंगे युद्ध छेड़ दिया जाएगा, हमारा देश संकट में है, चलो सब वीरों आ जाओ, उनको भ्रमित कर देंगे, उनका रिवॉल्यूशन खत्म कर देंगे। जबकि कहीं कुछ नेशन की अवधारणा है ही नहीं। डिफरेंट नेशन इसलिए बना रखे, ऐसा ये कह रहे हैं कि जिससे कि जो कॉमन पीपल है ना, उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना जगा दी जाए और उसको प्रॉपर्टी से मिसडायरेक्ट कर दिया जाए। बात इन्होंने सही कही। ऐसा होता है नहीं कई बार जब रिवोल्यूशन होता है तो लोग क्या करते हैं, देश आपस में लड़ाई छेड़ देते हैं। दो कैपिटलिस्ट, यहाँ का एक बहुत बड़ा अमीर और वहाँ का एरिस्टोक्रेट, बोलेगा चलो लड़ो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ से रिवोल्यूशन हमारे यहाँ फैल जाएगा, हम भी जाएंगे तुम भी जाओगे। और दोनों देश झूठ मूठ लड़ते हैं और लोग मारे जाते हैं और लोग कहते हैं हम शहीद हो गए, देशभक्ति के गाने बन जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि नेशनलिज्म जितना ज़्यादा होगा, लोग अपने में उलझे रहेंगे, गरीबी में जीते रहेंगे और देशभक्ति के गाने गाते रहेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, फिर रिवोल्ट नहीं हो पाता। ये बोले नेशनलिज्म, नेशन नहीं होगा तो रिवोल्ट होगा। बात समझ आई नहीं कि कैसी? एक तरीके की बिल्कुल रिवोल्यूशनरी आइडिया है। जबकि फ्रांस नेशनलिज्म के लिए लड़ रहा था, इन्होंने कहा एक ऐसा विवक्ता है कि इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया है आगे चल के ये होगा वैसा होगा, जैसा जैसा ये बोल के गए वैसा वैसा हो गया, और आगे चल के सारे रूलर खत्म हो जाएंगे, सारे नेशन भी खत्म हो जाएंगे, वर्ल्ड एक होगा और सिर्फ गरीबों का शासन है। जैसा जैसा इन्होंने कहा है, ही वाज सो फार साइटेड। इसीलिए मार्क्स की ही पूरी परंपरा चल रही है। बहुत सारे लोग लिबरल्स हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि नेशन भी ना हो, सिर्फ मजदूरों का शासन। बात समझ आई कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है जो इन्होंने दिया। अब आगे आप लोग नेट पे पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा। ओके, सो बिलोंग्स टू जर्मनी, ही वाज एक्साइल्ड टू इंग्लैंड, ओके, एंड ही वाज exiled to England for revolutionary idea। इसके बारे में अलग से भी आपको दिखाएंगे। is revolutionary ideas। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपनी बुक पब्लिश कर सकें, अपने पैम्फलेट्स, तो इनके दोस्तों ने इनको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, उससे इन्होंने, अदरवाइज ये बहुत फ्रेडरिक एंगल्स भी थे इनके दोस्त ही थे। हाँ, दैट इज, वो इनके दोस्त ही थे, उनके भी ऐसे ही आइडिया थे, तो वो भी हम देख लेंगे। एंड द फॉलोवर्स ऑफ
ये जो है फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहे जाते हैं, कम्युनिस्ट के फादर कहे जाते हैं। एंड हिज फॉलोअर्स आर नोन एज मार्क्सिस्ट। जो जो कहीं पर मार्क्सिस्ट होता है, देश के लोग उन्हें देशद्रोही कहते हैं, और ट्रेटर उसको मतलब ये कहते हैं कि ये देशद्रोही, उसको जेल में डाल देंगे। तो लोग ओपनली अपने आप को कार्ल मार्क्स का मार्क्सिस्ट नहीं कहते, क्योंकि इन्होंने विरोध किया था कि देश नहीं होना चाहिए, तो कोई मानेगा तो ये चीज़ें, ठीक है कि नहीं। द फॉलोअर्स कॉल्ड Marxist. He was father of communist. He is called. कम्युनिस्ट का मतलब है रूल ऑफ लेबर्स। लेबर्स जाएं, जो कंपनी के ओनर्स हैं उनका कत्ल करें, उनकी सारी जमीन ले लें। कम्युनिस्ट ऐसे, समझ में आई बात कि नहीं। आगे देखो, चौथी चीज, फ्रेडरिक एंजल के बारे में कुछ कहा गया था यहाँ पे। सर वो उन दोनों का आइडिया सेम ही था सर, वो दोनों दोस्त थे। दोस्त ही थे ना, वही कहा गया होगा। कैसे? ये देखो, मैं सबके नाम दिए, फिर भी मैं देख दोनों के अलावा दो और सोशलिस्ट थे जिन्होंने बहुत कुछ बताया था कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए। उनका नाम था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। अब दोस्तों 1970s बताया नहीं है ना, सेम आइडिया था। वो पूरी तरीके से पॉपुलर हो चुका था यूरोप के अंदर। जितने भी सोशलिस्ट थे यूरोप के अंदर, उन्होंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी थी वो सोशलिस्ट को सपोर्ट करती। ऐसे कई देशों के अंदर एसोसिएशन बनने लगी, पार्टीज नहीं, जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो उनका आइडिया था वो पूरी तरीके से पॉपुलर हो चुका था यूरोप के अंदर। जितने भी सोशलिस्ट थे यूरोप के अंदर, उन्होंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी थी वो सोशलिस्ट को सपोर्ट करती। सेम आइडिया मतलब कार्ल मार्क्स का सेम आइडिया। एसोसिएशन बनने लगी, पार्टीज बनने लगी, जैसे कि जर्मनी में एक पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज। ऐसी पार्टी बनी जिसका नाम था लेबर पार्टी। और इन सब सेम आइडिया मतलब कम्युनिस्ट वाला आइडिया, ये कार्ल मार्क्स का। अब जरा देखिए, ऑल सोशलिस्ट मेड ए पार्टी इन यूरोप एंड इट इज नोन एज सेकंड इंटरनेशनल। ओके, तो ऑल सोशलिस्ट मेड ए पार्टी इन यूरोप, क्योंकि अब यहाँ पर मोनार्की जाने वाली है, तो ये लोग चाहते हैं कि जो पावर है वो मजदूरों के हाथ में आ जाए। क्योंकि मजदूरों को आपने देखा कि कैसे डॉर्मेट्री में रहते थे, उनकी हालत बहुत, वो लोग बार बार रिवोल्ट करते थे, आंदोलन करते थे। तो इट इज कॉल्ड सेकंड इंटरनेशनल। ये सब किसने बनाई? सोशलिस्ट ने, समाजवादियों ने बनाई। अब देखो, बोलो जर्मनी में कौन सी पार्टी बनी? सबका एक जैसा ही नाम है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। एसपी। सोशल, ये सब एक ही जगह बुक में कहीं लिखा होगा, ऐसा लिखा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और ब्रिटेन में, लेबर पार्टी। ब्रिटेन में तो लेबर पार्टी का कई बार रूलिंग भी आ जाती है, अभी तक वो चल रही है। ब्रिटेन लेबर पार्टी, वो आगे नेशनल पार्टी है, रिकॉग्नाइज है। आगे देखो, बाकी दो और बताएंगे। फ्रांस में एक पार्टी बनी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से पार्टी पूरे यूरोप में, फ्रांस में भी बनी, और फ्रांस में कौन सी बनी? दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये सब लोग लेबर वाले ही हैं। ओके, तो डिफरेंट कंट्रीज, वैसे तो इसी से मोटिवेट हो गए सब, सेकंड इंटरनेशनल के ही मेंबर हैं, लेकिन सबने अपनी लोकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल बॉडी बनाई, जिससे कि वो वहाँ चुनाव जीत सके। क्योंकि सब जगह ही तो इलेक्शन होने वाले थे ना, सब जगह डेमोक्रेसी आ रही थी, तो सब जगह की अलग अलग पार्टी। लेबर पार्टी में अभी भी जो ऋषि सुनोगे, अभी दूसरा कौन बना है, वो इसी का ही बना है, वो रशिया का भी देखिए। ये तो यूरोप है। अभी हम पहला पार्ट इसमें क्या पढ़ रहे हैं? सोशलिज्म इन यूरोप। अब हम यहाँ से जाएंगे रशियन रिवॉल्यूशन। कीव स्टार में बना है सर, ठीक है, कीव स्टार में बना है ऋषि सुनक के बाद। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी
अब आगे देखो, बनने लगी और ये वही पार्टीज थी जो सोशलिज्म को फॉलो करती। पर दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इतनी पार्टीज थी सोशलिज्म की, पर इसके बावजूद भी किसी भी अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि सब कुछ होने के बाद भी ये बताइए कि सोशलिज्म यूरोप में क्यों नहीं फैला? इतना तो सब था, तब भी क्यों नहीं फैला? बिकॉज देयर वर, ये जो कंजर्वेटिव्स थे और जो वहाँ के लोग थे, क्या वो अपनी संपत्ति देना चाहते थे? They were having deep rooted connections, उनका होल्ड था, डीप होल्ड था। तो इसलिए इतना होने के बाद भी इनको कुछ मिला नहीं, लेबर वहाँ के लेबर ही रह गए अल्टीमेटली, क्योंकि वो इतना हाईली कंसंट्रेटेड हो गया था मनी किसके हाथ में? फ्यू के हाथ में। तो वो थोड़ा पैसा दे के लोगों को खरीद लेते थे और पैसा उन्हीं के हाथ में रहता था, और सोशलिज्म वाज नॉट सक्सेसफुल। जबकि इसके प्रणेता, इसके जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स, वो यहीं के थे, जर्मनी के। लेकिन फिर भी यूरोप में ऐसा कोई कंट्री है जो सोशलिस्ट हो? क्या कभी वहाँ का पैसा किसी को बटा? किसी को? जो कैपिटलिस्ट थे वो कैपिटलिस्ट रहे, जो अरिस्टोक्रेट्स एंड नॉबल्स थे, जो दरबारी थे वो दरबारी रहे। ठीक है, सो सोशलिज्म वाज नॉट सक्सेसफुल इन यूरोप। पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में कहीं पे सब एक ही है। फ्रांस की बात करो, ब्रिटेन की, सब जगह उन्हीं महारानी विक्टोरिया का ही तो शासन है, सभी जगह वही कैपिटलिस्ट है। सो सोशलिज्म was not successful in Europe as conservatives have strong hold। अभी भी वही चीज है। जब मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज सोरोस की, वो दूसरे देशों को फाइनेंस करता है, दूसरे देशों पे खेल खेलता रहता पैसा दे दे के। वो यहाँ तक इंडिया पे भी है, बांग्लादेश में सरकार गिरा दी, जगह जगह आप देख रहे हो। तो वो कौन कर रहा है? वहाँ के कैपिटलिस्ट ही तो कर रहे हैं। तो उनका होल्ड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर, ठीक है, सोसाइटी। और जो नेटो कंट्रीज है, नॉर्थ अटलांटिक, वो जो भी ट्रीटी है, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कैपिटलिस्ट कंट्री ही है। ठीक है, और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर वो सब क्रिश्चियंस हैं। बात समझ आई? वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते हैं। वो लोग ऐसे किसी कंट्री को उसका बना ही नहीं रहे। अगर टर्की को छोड़ दें तो कोई 39 जो कंट्रीज हैं वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। टर्की को उन्होंने बना लिया, टर्की उनके हिसाब से चलता नहीं। अब देखो, अब हम बात करते हैं रशिया की। तो रशिया का कंपोजिशन कौन कौन था बताओ? ज्यादातर कैसे लोग थे? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में इंद्रजीत क्या फर्क हो सकता है भाई? दो तरीके के हैं। जैसे रशिया में आ जाइए, रशियन एम्पायर, सो रशियन एम्पायर में अब देखो, जो लोग क्या करते हैं, कैथोलिक है। कैथोलिक का मतलब है जो चर्च और इन सबको मानते हैं, उनको क्या कहते हैं? कैथोलिक। क्रिश्चियंस, ये सब क्रिश्चियन की बात हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये ज़्यादा इनको चर्च को, और जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था ना, क्लर्जी, बोले इनको महत्व नहीं, तो यही सब तो हमारा सब टिथेज ले रहे हैं, सारा धार्मिक कर ले रहे हैं कि नहीं। सो कुछ लोग उनको नहीं मानते, उनको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, नाम में ही प्रोटेस्ट है। जो लोग कहते हैं पोप को ज़्यादा, या फादर होते हैं ना चर्च के, उनको ज़्यादा पावर नहीं दो, उनको प्रोटेस्टेंट कहेंगे। जो मानते हैं उनको क्या कहेंगे बताइए? कैथोलिक। और जो बिल्कुल जैसा पहले चला आ रहा था रोमन साम्राज्य, रोम में भी पोप है, उनको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो ये बताइए क्रिश्चियनिटी के 3 डिफरेंट अलग अलग कौन से हैं? दैट इज क्रिश्चियनिटी कौन कौन से पार्ट्स में है? तो एक है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट जसमिता कौन है? सही। तो प्रोटेस्टेंट ये विरोध करते हैं, और कैथोलिक और जो बिल्कुल क्रिस्टाइन फॉर्म में, जैसे शुरू में था, जैसे चल रहा वैसे ही, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स। जैसे पावर चल रही थी तो वैसे चलती रहे। अब ये जो आपने देखा
ये रशिया एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल कंट्री, इसका क्या मतलब है दीदी? सर कॉन्टिनेंट के भी बाहर। दो कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रशिया इज हैविंग सच ए लार्ज एरिया, सबसे ज्यादा एरिया है। तो सर वो बात समझ आई? सो रशिया इज ए क्रॉस कॉन्टिनेंटल कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स, जो भी इसकी पॉपुलेशन है वो ऑर्थोडॉक्स है। सबसे ज्यादा लोग कौन से बताइए? रूढ़िवादी है, ज्यादा परिवर्तन चाहते ही नहीं थे, ये एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो सर पहले सर रशिया नॉर्थ अमेरिका में भी था। है अलास्का में, उसका पूछे। ये देखो यहाँ क्या लिखा है? सबसे ज्यादा लोग एक ही धर्म को मानते थे, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशिया में तो सबसे ज्यादा मानने वाले कौन से लोग थे? रशियन ऑर्थोडॉक्स के Most of people। इसके अलावा और कौन कौन से लोग थे बताइए? ये सुनते ही नहीं है बच्चे। हाँ बोलो, अभी पढ़ा था। बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल, अदर स्वर, और बात भी कर रहे हैं। बात करते समय सुनते नहीं हो क्या? मुस्लिम्स, 85% पॉपुलेशन रशिया की फार्मर थी। 85% population of Russia was farmer। ठीक है, वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो ही ऐसे शहर थे जिसमें इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी। 1996 की बात। इन 1996 कौन कौन से थे बोलो? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर two cities getting urbanized and have some industrial revolution। थोड़ा थोड़ा वहां पर इंडस्ट्री आ गई थी। कहाँ से? यूरोप से, क्योंकि यूरोप से ही जुड़ा हुआ ही था। सो 2 cities having industrial revolution, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है। सर एक सेंट पीटर नाम की सर सेंट थे। सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? एक जर्मन नेम है, और फिर इसी का नाम बदल के पेट्रोग्राड हो गया, अब उसका नाम बदल के लेनिनग्राड हो गया। अब हम बाद में धीरे धीरे ऐसा फिर वापस सेंट पीटर्सबर्ग, वो अभी हम बाद में देखेंगे। सब डिस्क्लोज कर दोगे कहानी, ये लोग मूवी देखेंगे ही नहीं। तुम पूरा डिस्क्लोज मत करो, थोड़ा सस्पेंस बना के रखो। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर 2 शहर ऐसे थे जहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। तो अब क्या लोग वहाँ से, जो कंट्री साइड के लोग थे, क्या वो इन सिटीज में आएंगे और यहाँ काम करेंगे? सो मैनी फार्मर, ठीक है, ये क्या करने लगे? केम फ्रॉम कंट्री साइड, ये जो इसके अर्बन एरियाज हैं यानी सिटी, फॉर वर्क, यहाँ पे लोग आने लगे। नाउ स्लोली मैं रेलवे नेटवर्क आल्सो डेवलप्ड इन रशिया। रशिया में कुछ था नहीं, लेकिन 1996 की बात है, उस समय क्या हुआ? वहाँ पर रेलवे भी बढ़ा। तो अब अगर रेलवे बढ़ेगा तो क्या उनके जो दूर दूर से भी आ जाएंगे, भाई हमें रेल मिल गई तो हम यहाँ काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। सो स्लोली रेलवे नेटवर्क, ये बहुत लेट में आया, जबकि ये बात है 1896, 90 मत लिखो, 1896। स्लोली रेलवे नेटवर्क केम टू रशिया। हमारे यहाँ 1880 में ही आ चुका था, जो दादर और पुणे के बीच में पहला रेल मार्ग बना था, अंग्रेजों ने बना दिया था। यहाँ 16 साल बाद पहुंचा। 1880 में भारत में पहली रेल आ चुकी थी, और यहाँ 1890 16 साल बाद पहुंचा कि नहीं? अब जरा देखो कि ये देखिए
ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। करीब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती। रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। ज्यादातर इंडस्ट्री दो ही जगहों पर थी। पहली जगह थी पीटर्सबर्ग और दूसरी जगह थी मॉस्को। मतलब इतनी बड़ी रशियन एम्पायर में केवल दो ही जगह थी जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क होता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और 1890s में रशिया के अंदर रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ। कई सारी नई नई इंडस्ट्रीज बनने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कई सारे वर्कर्स फैक्ट्रीज में आकर काम कर रहे थे। 1914 में फैक्ट्रीज के अंदर 31% फीमेल काम करती थी, पर उनको जो पैसे मिलते थे वो मेल के कंपेरिजन में काफी कम मिलते। इतनी बात हो गई। तो आपने देख लिया कि 90 में ही रेलवे नेटवर्क आ गया, 10 साल बाद। हमारे भारत से 10 साल बाद यहाँ 80 में इंडिया में आया और 90 में आ गया। अब जरा देखिए, तो इतना होने के बाद 1904 की बात करो, दैट इज जार निकोलस II, वो वहां का किंग था। ओके, वो जार का मतलब ही किंग होता है। सो जार निकोलस II वाज किंग था वो ऑफ रशिया। उसकी वाइफ अलेक्जेंड्रा थी जो जर्मन की ही थी। जर्मन से इसके शुरू से अच्छे संबंध थे। बाद में वर्ल्ड वार में इसने लड़ाई की क्योंकि ये दूसरी तरफ हो गया, लेकिन शुरू से इसके जर्मन से अच्छे संबंध थे। तो इसकी वाइफ भी जर्मनी की। सर लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 में तो सर हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी और रशिया तो अलग अलग लड़ रहे थे। बता, तो वही तो हम भी बता रहे हैं, वही चीज तो हमने कही। जार निकोलस किंग वाज ये ऑटोक्रेट था एंड ही वाज नॉट सीइंग द वेलफेयर। अब बात किसकी की जा रही बताओ? 1904 की। 1904 तक रशिया 3 बार जापान से हार चुका था, फिर भी 1904 में फिर इसने जापान पे हमला कर दिया, फिर हार गए। बात समझाई? अब तक ये 3 बार जापान से हार चुका था। हाउएवर Tsar Nicholas attacked on Japan and again defeated. Third time defeated बोलते हैं, ये तीसरी बार। He attacked, इससे क्या होगा बताओ? On Japan and again defeated. And again defeated. इससे क्या हुआ कि जो रेट्स थे वो 20% बढ़ गए। चीजों के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, तो क्या लोगों में एजिटेशन नहीं होगा? सो ड्यू टू वार द कैजुअलिटी वाज वेरी मच, बहुत लोग मारे गए और प्राइजेस 20%। ठीक है, सो रेट्स ऑफ कमोडिटीज, जो चीजें थी खाने पीने की, इंक्रीज्ड बाई 20%। फैक्ट्रियों में बाहर का सामान बनने लगा, तो वहां पर दूसरे खाने पीने की चीजें बनती ही नहीं। तो इससे स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो गई। एंड नाउ लेबर्स हैव टू वर्क मोर देन 8 आवर्स, यानी बहुत प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए। तो अब इसके लिए लेबर्स को तो फिर क्या करना था? रिवोल्ट करना था कि नहीं? रिबेलियन हो गए। सो लेबर्स, जैसा ही 16 बताने ऐसा लिखा होगा बुक में, लेबर्स हैव टू वर्क प्रोलॉन्ग आवर्स टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ वार प्रोडक्ट्स। वार में बहुत सारी चीजें लगती, बहुत सारा खाना भी सैनिकों को भेजा जाता है, वहां सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए 1905 में वर्कर्स ने रिवोल्ट कर दिया। तो जरा देखिए, ऐसा 1905 के शुरू में ब्लडी संडे की जिसकी तुम बात कर रही हो, ये जनवरी में ही तो हुआ था ना? ठीक है, तो ये कब की बात है बोलो स्नेहा? ये खूनी रविवार जनवरी की तो बात है। जनवरी 1904 में बहुत सारे लोग वहां पर क्या हुए बताइए? सड़कों में निकले विंटर पैलेस के सामने। विंटर पैलेस इसी जार का ही तो घर था, सही है। और फादर गैपन भी थे उनके साथ वो निकले।
चलो सर लेकिन अब जरा देखो, द वर्कर्स टुक ए पीसफुल प्रोसेशन एंड रीच्ड द विंटर पैलेस। ये सब बात जार निकोलस को पसंद नहीं आई। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन। फादर गैपन एक ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उन्हीं की तो बात मानेंगे, फादर की तो बात मानेंगे। सो मैनी, देखो मैनी वर्कर्स, उनके जहां वर्कर्स रहते थे ना, एक नीवा नदी थी, वहां पे क्या थी देखो, पीटर्सबर्ग में ये नदी कौन सी बह रही बोलो? एक तरफ पॉश एरिया, खूब अमीर अमीर लोग, विंटर पैलेस, सेक्रेटेरिएट, सब ऐसे लोग रहते थे। सर वो जनवरी है। हाँ? जनवरी। और जरा देखो दूसरी तरफ कौन रखते थे? वर्कर्स हेडक्वार्टर्स, वर्कर्स क्वार्टर थे। ये वर्कर्स क्वार्टर थे। यहाँ क्या कौन रहता था बोलो? क्वार्टर्स। और ये जनवरी की बात है, सर्दी की रातें थी, उनके खाना कम पड़ गया। खाना कम पड़ गया तो विद्रोह करेंगे कि नहीं? और यहाँ कौन कौन लोग रहते थे बोलो? विंटर पैलेस। विंटर पैलेस था, और जो सचिव लोग थे, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, जैसे आईएएस लोग होते हैं ना, सेक्रेटेरिएट वही लोग होते हैं। ये नीवा नदी, तो नीवा नदी के एक तरफ वर्कर्स क्वार्टर, दूसरी तरफ कौन था? जार का घर। सर ऑफिशियल बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर जार और जरीना रहती थी, अलेक्जेंड्रा और निकोलस, और ये सेक्रेटेरिएट का। ये लोग नीवा नदी पार करके इधर आ गए। तो क्या ये अच्छा लगेगा पॉश एरिया में अगर मजदूर आ जाए? फिर क्या हुआ ना? अब देखो कि इन जनवरी विंटर देयर वाज नो फूड इन वर्कर्स क्वार्टर। और उस समय जार निकोलस ने फैक्ट्री में भी ताला लगवा दिया, दो गलत काम, तो कैसे खाना आएगा? सो इन जनवरी 1905 there was no food in workers quarter and factories were locked down। उन पर ताला लग चुका था। फिर उसमें ताला क्यों लगा था? ताला लग चुका होगा, यानी उसमें अभी वो काम नहीं हो पा रहा होगा, सब वहां पर था, जो बाकी काम थे बंद कर दिए गए होंगे, या बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जिनको युद्ध में भी भेज दिया। तो जो बचे हुए थे वो लोग नहीं चला सकते थे उस फैक्ट्री, बहुत सारे लोग थे तो उनको बाहर में भेजा गया, लॉकडाउन। अब क्या किया बताइए? नो फूड। सो वर्कर्स ऑन संडे, संडे क्रॉस्ड नीवा रिवर, उन्होंने नीवा नदी पार की, रिवर, एंड प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस। जार के घर के सामने पहुंच गए। जार ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द, उसने अपनी आर्मी को बोल दिया, जार ordered his troops to open fire on them. 100 people were killed and 300 were injured, and this was named as Bloody Sunday. Okay, 100 were killed and 300 injured. इसे खूनी रविवार की संज्ञा दी गई। आज भी इसके लिए वहाँ बहुत शोक मनाया जाता है। This was termed as Bloody Sunday. अभी दिन बाकी थे, ये 1904 की बात है। अच्छा ये देखो 1890 में यहाँ रिवॉल्यूशन, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया कि नहीं?
और 1904 में अटैक ऑन, किस पर अटैक हुआ? जापान में। और 1905 में क्या ब्लडी संडे हो गया? फिर इसी साल अक्टूबर में हुआ। क्या चीज? फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अभी नहीं, मिक्स मत करो ऐसे। यहां तक की बात समझ आ गई खेल सारा, है ना? और देखो, दैट इज 1917 तक में, अभी जार यहां तक शासन करेगा, अभी तो बहुत दूर का खेल है। यस सर। जार यहां पे इस्तीफा देगा, तो अभी हमें यहां तक तो समझना, तब हम और आगे का खेल समझें। तो जार क्या करेगा बताइए? जार abdicated his crown, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ होगा? 14 एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 है। यस सर। लेकिन अभी हम कहां तक पहुंचे? क्या यहीं तक पहुंचे? यस सर। सही है। चलिए, तो आगे की बात देखो। ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ कि उसने सारी जो कम्युनिटीज थी उनको इलीगल घोषित कर दिया। आफ्टर ब्लडी संडे तो यहां देखो 1900 इन रशिया there were 2 unions. सर वर्ल्ड वॉर तो 1914 से हुआ था, तो फिर उन्होंने पहले ही लॉक कर दिया फैक्ट्री। क्या? सर अगर वर्ल्ड वॉर 1914 यहाँ पे लॉक किया, क्योंकि जापान से इसकी लड़ाई चल रही थी। और जो सारे वर्कर से बोला चलो काम बंद करो, जाओ लड़ाई पे जाओ। राजा ही तो था वो, सबको भेज दिया। सोल्जर्स नहीं थे। सोल्जर्स कम थे, जापान से लड़ने के लिए उतने नहीं थे, हार ही रहा था। तो हमेशा नए सोल्जर्स तो चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे चले गए, अभी वीडियो में दिखाएंगे, बहुत सारे चले गए। लेकिन उसमें क्या होता है, 35 ईयर्स के ऊपर के जो वर्कर्स उनको नहीं भेजा जाता। तो अब वो जो थोड़े वर्कर्स बचे, जो एजेड बचे, उनसे कहा तुम लोग बैठो, फैक्ट्री बंद है। जब वो लौटेंगे तब फिर फैक्ट्री खुलेगी। फैक्ट्री बंद हो गई। ऐसा होता है, जिसमें सिर्फ वार प्रोडक्ट्स बनते वही फैक्ट्री चालू रहती है, बाकी सब फैक्ट्री बंद कर दी गई, सबको सेना में बेच दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में जब खाना नहीं था उनके पास, खाने के लिए पेमेंट नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर हड़ताल की, तो उनकी यूनियन चला। यहाँ पर रशिया में 2 यूनियंस थी। तो एक बोल्शेविक्स थी। तो बोल्शेविक्स कौन थे? सर दोनों ही सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। देखो सुन लो पहले, फिर तो बोल देना। बोल्शेविक्स थे और दूसरे कौन से थे? मेंशेविक्स। ओके चलो, बोल्शेविक का मतलब है दोज लेबर पार्टी विच आर द मेजॉरिटेरियन, जो मेजॉरिटी में थे। ये बोल्शेविक्स से वर्ड्स आया है। और ये मेंशेविक्स का मतलब होता है कि माइनॉरिटी, और बोल्शेविक का मतलब क्या होता है? जो मेजॉरिटी में थे, थर्ड स्टेट के लोग। इन थर्ड स्टेट कुछ लोग मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ माइनॉरिटी में होंगे। माइनॉरिटी में तुमको क्या क्या बताया था? एक मुस्लिम, जैसे रोहन ने क्या बताया था, बुद्धिस्ट और मुस्लिम बताए थे कि नहीं इसने? 2, वही दोनों तो उसने कहा सर वो मेंशेविक थे। और फिर और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के थे, यही चीजें बताए, वो हम लोग लिख रहे। That is Bolsheviks, that is those third state people, थर्ड स्टेट बोलो या पुअर पीपल, ठीक है, लेबर क्लास पीपल। थर्ड स्टेट करके यहाँ नहीं चलता था, तो आप लिख सकते हो लेबर क्लास। ओके, सो दोस लेबर क्लास पीपल who were in majority in Russia, मतलब उसमें आप ये समझो रिलीजन के बेसिस पर। दीज वर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। कौन से लोग थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मेंशेविक्स में कौन से लोग थे? मेंशेविक्स दोज
people which were in minority. देखो माइनॉरिटी जब मैं बात कर रहा हूँ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड होंगे जैसे हमने बताया था, रेडिकल्स थे, लिबरल्स, और तीसरा कौन सा बताया था, कंजर्वेटिव थे। इसमें अमीर लोग थे, मतलब समाज के अमीर लोग थे, वो इनके साथ जुड़ गए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जब देखेंगे केरेंस्की और ट्रॉट्स्की के बारे में, तो वो लोग इसी ग्रुप के बहुत अमीर अमीर क्या है। शेविक्स का मतलब क्या होगा? शेविक्स का देखो, जो बॉल्शेविक वर्ड है वो आया कहाँ से है? इट इज फ्रॉम मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। ओके, सर जो बॉल्शेविक थे वो अग्रेसिव थे, मेंशेविक थे लीनियंट थे। और वो ये सब सर बताया ये जाएगा। अभी ये देखो, पहले इसका मतलब समझो, फिर सारी चीज देखेंगे। ये देखिए, एटिमोलॉजी ऑफ बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। चलो इसका According आप to अर्थ देखो। Wikipedia, the Free Encyclopedia, etymology of Bolshevik and Menshevik, the two factions of the Russian Social Democratic Labor Party, RSDLP, were originally known as hard, Lenin supporters, and soft, Markov supporters. इसमें दिखाएगा तो देखो, ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ क्या लिखा है बताइए? पार्टी द बोल्शेविक्स व्हिच वाज इन मेजॉरिटी, और मेंशेविक्स क्या है? माइनॉरिटी। लेकिन जब इसका आप रशियन शब्द विन्यास देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो बोल्शेविक वर्ड आया वो कहाँ से आया है। इसका नाम ही है मेजॉरिटी, और मेंशेविक्स का क्या मतलब है? तो अभी आप देखो, मैं सारी बात बता रहा हूँ, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया ना? जब समझोगे फिर हम क्वेश्चन भी ले लेंगे। मेंशेविक, दीज वर इन माइनॉरिटी, इट आल्सो इंक्लूड्स, जैसे इसमें बुद्धिस्ट थे, मुस्लिम्स थे, क्योंकि मेजॉरिटी वाले, मेजॉरिटी में कौन कौन से थे? रेडिकल्स एंड लिबरल्स थे। इस वाले में कौन कौन से थे बताइए? और इसके अंतर्गत कौन से आएंगे? कंजर्वेटिव्स। यही चीज, ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी इस चैप्टर में। इनमें कौन कौन आएंगे? इट इंक्लूड्स रेडिकल्स एंड लिबरल्स, और ये इट इंक्लूड्स, ये राजा के फेथफुल लोग थे। इट इंक्लूड्स दैट इज कंजर्वेटिव। चलो ठीक है, माइनॉरिटी तो तुमको पता है, बुद्धिस्ट लिखवा दिया था क्या हमने कि बुद्धिस्ट और मुस्लिम थे, वो माइनॉरिटी में थे, लिखा रहे तो वही आएंगे। चलो, तो अब देखो, आफ्टर ब्लडी संडे ऑल ट्रेड यूनियंस वर बैंड। वास्तव में ये पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं थी, ये ट्रेड यूनियन थी, मजदूर संगठन थी। बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, जब सत्ता लेती तो पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, और जब मजदूरों के हितों की बात करती तब तक वो क्या कहलाती बताओ? अभी ये ट्रेड यूनियन है, अभी इनको ज्यादा नाम नहीं बोलना, ठीक है। और इसको, इसके लीडर कौन थे बोलो? व्लादिमीर लेनिन, और इसके थे केरेंस्की, ठीक है। तो इट्स लीडर वाज व्लादिमीर लेनिन। ये साल कौन सा है? इस साल तक इन्होंने इतना ज्यादा खेल खेला था कि तंग होकर जार ने इनको देश से बाहर निकाल दिया था, निकल जाओ हमारे देश से, बाहर कर दिया। समझ आई बात कि नहीं? इनको बेलारूस भेज दिया, जाओ, एग्जाइल हो गए। तो बात समझ आ गई? लेनिन थे, फिर ये आएंगे 17 में, फिर इनका शासन चलेगा। भी इन्होंने बात नहीं की कि अक्टूबर रिवोल्यूशन सर लेनिन को भी राज्य करने दो, तो यहाँ से जब आएंगे तो करेंगे, लेकिन अभी तो निकल जाएंगे बाहर, समझ आ गया। और ये केरेंस्की है, इसके कौन है? इट्स लीडर वाज, तो केरेंस्की तो प्राइम मिनिस्टर थे सर वहाँ। तो बने, अभी कहाँ से बने? अभी तो हम यहीं पे सर, लेकिन शायद बोल्शेविक के थे सर, केरेंस्की नहीं थे सर, मैंने देखा था वहाँ तो कुछ और नाम दे रहा था। अभी देखो, केरेंस्की वाज लीडर ऑफ विच पार्टी? Kerensky was leader of which party? Book में भी है। चलो, According to Vedantu, it became the most strong and emerging party in the center, and hence later on was named as Communist Party of the Soviet Union. The leader of the Bolsheviks party also served as the head of Soviet Russia's government. Complete answer: the Bolsheviks was the Communist चलो Party इसमें of दिखाते हैं बुक में। ये देखो, ये देखो,
ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे अभी चैप्टर तुमने सीखा का है, अभी चैप्टर में प्रवेश कर रहे हो। तो पेरेंट्स किसके थे? अब हम आगे चलेंगे, अभी बीच में जवाब नहीं समझाएंगे तब, ठीक है। फिर पार्टी लोग बदलते रहते हैं, उसमें किस करेंसी की बात करें, जैसे जैसे हमारी बुक में जो है वैसे समझ, ओके। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि ये दो ट्रेड यूनियन थी, और इन दोनों ट्रेड यूनियन को किसने बैन किया बताओ? राजा ने। राजा का क्या नाम था? ज़ार निकोलस। उसने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, खाली पीली इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, सारी ट्रेड यूनियन। चलो, इट्स लीडर वाज केरेंस्की, ओके। आगे देखो, ये सिर्फ इसलिए बताया गया है क्योंकि मुझे यहाँ बताना है कि ज़ार निकोलस बैंड ऑल ट्रेड यूनियंस आफ्टर ब्लडी संडे, ओके। ब्लडी संडे हो चुका है, तो देखो ज़ार निकोलस बैंड यानी किंग बैंड ऑल ट्रेड यूनियन आफ्टर ब्लडी संडे। चलिए आगे की बात देखें। तो हाउएवर राजा ने लोगों की एक बात मानी कि भाई ये सब कुछ हो रहा, उसने ड्यूमा इलेक्ट कर लिया। उसने एक इलेक्टेड पार्टी थी ड्यूमा, उसने कहा ठीक है हम ड्यूमा को कंसीडर करते हैं, और ड्यूमा सिर्फ इसलिए कि हम उससे सलाह लेते रहेंगे। समझ में आई बात? लेकिन 75 डेज में बंद कर वो सब अभी हम बताएंगे, बता देंगे। समझ में आई बात कि नहीं? दैट इज ज़ार निकोलस ने ब्लडी संडे के बाद किया क्या? ही एक्सेप्टेड द पावर ऑफ ड्यूमा। ड्यूमा कुछ नहीं है, जैसे फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बनी थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वैसे ही वहाँ एक इलेक्टेड बॉडी थी ड्यूमा। उसने बोला ठीक है हम इसको मान्यता देते हैं, ओके। लोगों ने एक कंसल्टिंग थी, बस ये राजा को सलाह दे सकती थी, इसके यहाँ पे पावर नहीं थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी बताओ ड्यूमा? इट कैन ओनली एडवाइस गिव सजेशंस टू किंग, इतना ही था। उसने बोला हम इससे सजेशन लेते रहेंगे। तो रशिया की पार्लियामेंट को भी तो ड्यूमा देते हैं। अब कहते हैं, अब उस समय तो पार्लियामेंट नहीं थी ना, उस समय तो बहुत पहले प्रेम, वो तो पैलेस था। तो सर ज़ार निकोलस के पास कोई वेटो जैसी पावर नहीं थी? अभी वीटो नहीं, वो तो राजा था, उसने ड्यूमा को इतने हक ही नहीं दिए थे। वीटो नहीं, उसने कहा जब चाहे वो तो बर्खास्त कर सकता था ना, डिसॉल्व कर सकता था। अब यहाँ देखो, आफ्टर ब्लडी संडे किंग एक्सेप्टेड, king has given some power to Duma. Now Duma was an elected body and it can only give suggestions to king, इतना ही पावर, सही है। आफ्टर ब्लडी संडे राजा ने इन सबको तो इलीगल कर दिया, लेकिन क्या किया? आफ्टर ब्लडी संडे किंग एक्सेप्टेड, या किंग हैज given regulated some powers to Duma. Duma भी वहाँ की संसद का भी नाम है, जैसा ही बोल रहा है। Some powers to Duma. Duma was an elected body and it can now give its suggestion to king. Duma was elected body. Now it can give its suggestion to king. It was dissolved, अभी बताया इन्होंने, within 75 days from its election। जब वो आई, इसके फॉर्मेशन से 75 दिन बाद हुआ, 3 बार इसने ड्यूमा को सस्पेंड किया है। तो तीसरी वाली इसकी खुद की बनाई। तीसरी में इसने खुद बना ली थी, जो अपने अपने कंजर्वेटिव डाल के ना। चलो देखें, वो सब धीरे धीरे आएगा। अब जरा देखो, नाउ इट कैन गिव सजेशन टू किंग, इट वाज डिसॉल्व्ड विद इन 75 डेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन। इसकी स्थापना के 75 दिन बाद ही इसका विलय कर दिया गया। इट वाज डिसॉल्व्ड बाय किंग
डिसॉल्व का मतलब है भंग कर दिया गया, कि जाओ तुम्हारा कोई अथॉरिटी नहीं, जाओ वापस चले जाओ, तुम्हारा चयन बेकार हुआ। डिसॉल्व भंग करना। बाय किंग आफ्टर 75 days of its formation. When Duma was re-elected after 90 days, फिर 90 दिन बाद फिर से इलेक्ट हुई, it was again within a month it was dissolved. When Duma was re-elected, it was dissolved again. Third time, king appointed his own members, जो कंजर्वेटिव कहते हैं, अमीर लोग, इन ड्यूमा, ठीक है, लेकिन वो भी इसके ही विरुद्ध हो गए। सर री-इलेक्शन हुआ उसके बाद It was re-elected, फिर से re-elect हुई, तो it was dissolved again. Third time, king Maze, ठीक है, ड्यूमा which is composed of कंजर्वेटिव्स, उसके अपने आदमी थे, लेकिन उन्होंने क्यों राजा का विरोध किया? क्योंकि अब यहाँ पर जब ड्यूमा इलेक्ट हुई है, यहाँ पर है हम लोग, ड्यूमा तो इलेक्ट हो जाएगी इसके बाद, ड्यूमा इलेक्ट होने के बाद 1914 में जो वार हुआ उसमें उसने इस ड्यूमा से कुछ सलाह ही नहीं ली, अपने मन से ही बोला कि हम वर्ल्ड वार लड़ेंगे, सर्बिया का इसने मदद कर। तो थर्ड टाइम क्या हुआ बोलो? थर्ड टाइम किंग appointed his own members in Duma. अभी इसकी टाइम लाइन बताते हैं कि कब ये ड्यूमा थर्ड वाली बनी। सर ये रीजन भी तो हो सकता है कि सर उसके पास पावर आ गई तो सर वो पावर नहीं छोड़ना चाहती थी ड्यूमा से, तो ये रीजन भी हो सकता है उसमें। अभी देखते हैं कि कब कब हुआ है। चलिए ये सारी चीजें हो गई ना। अब आगे की टाइम लाइन देखो। 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ। वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ, ये देखिए, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये तुमको मालूम है ये फ्रांस है। फ्रांस की कहानी तो पढ़ी चुके हो। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर, ये भी जानते हो? क्योंकि यहीं की जो रानी थी मैरी एंटोनिटी, कौन थी? एंटोनिटी, मैरी एंटोनिटी। उसने यहाँ के राजा लुई 16 से शादी की थी। अच्छा, यहाँ पर जर्मनी है। जर्मनी की रानी वो क्वीन थी अलेक्जेंड्रा। अब वो यहाँ पर पहुंच गई थी। समझ आ गई बात की नहीं? अलेक्जेंड्रा ने यहाँ के जार से शादी कर ली थी, और यहाँ की रानी ने किससे शादी की थी? मैरी एंटोनिटी ने, इससे कर ली थी। अच्छा, ये इस एम्पायर का नाम है ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग। ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग एम्पायर है, और ये कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो राजा थे उन्होंने जबरदस्ती किस पर कब्जा कर लिया? सर्बिया। किस पे कब्जा कर लिया? ये सर्बिया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, इसका नाम क्या है? फ्रांस। इनके लड़के ने नई शादी की, और रिक्शा जानते हो, हाथ हैंड पुलिंग रिक्शा, बग्घी, उस पे बैठ के बोले हम यहाँ सवारी करेंगे। नए राजकुमारी इस पे क्या करें? बोले हम सर्बिया घूमने जाएंगे। उनको गोली से मार दिया गया। गोली चला दी वर्ल्ड वार में। अब गोली से मार दिया गया तो फिर क्या हुआ? ऑस्ट्रिया ने बोला कि हम यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको नस्ते नाबूद कर देंगे, मार ही डालेंगे। लेकिन इस सर्बिया के जो रिबेलियन ग्रुप थे, उसने रशिया से बोल रखा था कि हम पे आक्रमण हो तो तुम मदद करना, तुम पे आक्रमण होगा तो हम मदद कर देंगे। तो अब यहाँ के जो राजा जार थे ना, उन्होंने कहा, उन्होंने तो सर्बिया पे आक्रमण बोल दिया, हम सर्बिया की तरफ। किसकी ओर है? सर्बिया की तरफ है। अब ये कौन है बोलो? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी थे तो वो एक तरफ हो गए। ऑस्ट्रिया, जर्मनी ने इसके साथ अलायंस कर लिया था।
ट्राइपार्टाइट, 3 अलग अलग देश थे जो एक तरफ थे, और साथ में यहाँ ऑटोमन एम्पायर, ये तीनों एक साथ हो गए। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से देश से पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट में बट गया। एक एक्सेल पावर थी, एक्सिस पावर, और एक अलाइड पावर। लेकिन इसे वर्ल्ड वार क्यों कहा गया? क्योंकि जो एक्सिस पावर थी और जो अलाइड पावर थी उनका पूरे वर्ल्ड में कॉलोनी थी, तो वास्तव में पूरा वर्ल्ड ही इसमें इन्वॉल्व हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जो हमारे 1,25,000 लोग मरे, उनके गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में बना हुआ। उन्होंने गांधी जी बात की हमें लड़ने के लिए आदमी चाहिए। गांधी जी ने कहा कितने चाहिए? 1,25,000। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 पावर कौन कौन सी थी? एलाइड और सेंट्रल थी। एक्सिस यानी ध्रुवीय शक्तियां, वही सेंट्रल कहते हैं। ध्रुवीय होती है ना एक्सिस, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल पावर। और दूसरा कौन सी होती है? सहयोगी, एलाइड। एलाइड पावर में कौन कौन था बोलो? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, और बाद में फिर यूएसए भी आया। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा थे बोलो? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और ओटोमन एम्पायर या टर्की। टर्की को ही तो ओटोमन एम्पायर कहते हैं। बात समझ आ गई? ये तो तुमको रीजन पता चल गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या रीजन था। ठीक है, बताओ ये जो इसके हंगरिया के जो राजकुमार थे वो कहाँ घूमने गए थे बर्किन में? बोलो आना। सर्बिया में। तो उसी से ये इट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर द ब्रोक आउट ऑफ वॉर। अच्छा चलो, when first world war started, Tsar has not taken advice of ड्यूमा। इसने ड्यूमा की कोई सलाह नहीं ली, तो ड्यूमा कैसे नाराज हो जाएगी? When WW1 started, Russia got involved in it. Russia got involved in it. Tsar has not taken advice. Any advice from Duma. So, सर सेंट्रल पावर में सर्बिया नहीं आएगा? सेंट्रल पावर में सेंट्रल पावर में सर्बिया रहेगा। सर्बिया की वजह से तो युद्ध हुआ है, वहां रहेगा सर्बिया। तो सर्बिया यहाँ रहेगा ना रशिया के साथ, इधर उधर ऑस्ट्रिया, तो सर्बिया इधर होगा ना। सेंट्रल और लाइट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पावर का मतलब है पूरा विश्व जिसको हराने के लिए एकजुट हो। ये क्रूर है, ये दयालु है, जिन्होंने अत्याचार कर दिया किसी पर, तो सारा विश्व में अरे तुमने सर्बिया पे अत्याचार किया, वहां के लोगों को मार रहे हो, चलो हम तुम्हें मारे। तो इट इज एक्सेल, यानी एक पहिए का चक्र होता है ना, सारे लोग उसे मारना चाहें, पूरा विश्व, उसको कहते हैं सेंट्रल पावर। जर्मनी हमेशा दोनों बार सेंट्रल पावर ही रहा, एक्सेस पावर। धुरी शक्तियां, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं धुरी शक्तियां। जैसे पहिए की धुरी होती है और उसको कहते हैं सहयोगी शक्तियां। ये सर्बिया यहाँ आ जाएगा। सर्बिया वास्तव में देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 में हम एलाइड पावर में थे, हमने ब्रिटेन की मदद की थी। सर्बिया, और ये कौन सी है बोलो? सहयोगी शक्तियां। और ब्रिटेन ने भी ऐसा काम किया ना, हमारे लोगों को 6-6 दिन तक खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोग बड़ी वीरता से लड़े। वो अपने लोगों को तो वहाँ शराब और मीट पहुँचा रहा था, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको टेरेन में, जो जमीन में गड्ढे खोद खोद कर बैठे थे ना, उनको वो कुछ भी नहीं पहुँचा रहा था। लेकिन ये जब घायल होके पहुँचे तो वहाँ के हॉस्पिटल्स की नर्सें इन पर इतनी फिदा हो गई कि उन्होंने उनसे शादी कर ली, और आज 25% वहाँ के जो लोग हैं हमारे सोल्जर्स ही हैं। और ऋषि सुनक उन्हीं की बिरादरी के एक हैं जो अभी कुछ दिन पहले वहाँ के प्रधानमंत्री। तो आप ये समझो, ब्रिटेन में जो आज माला माल लोग हैं वो हमारे भेजे हुए सैनिक ही हैं। हम लोगों में जो कॉलोनियल रूल भारत में किया गया
तो भारत के लोग इतने मेहनती थे कि ब्रिटेन ने हम लोगों को जहाँ भी भेजा, और जगह कॉलोनी बनाई, वहाँ के लोगों को, लेबर को हैंडल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इंडियंस इतने ज़्यादा वफादार थे, मेहनती थे कि जहाज़ों में भर भर के इन्होंने सब जगह भेजा। और पूरी दुनिया में जहाँ कॉलोनी थी ब्रिटेन ने इंडियन से ही काम करवाया। और आज दुनिया में 20% इंडियंस वो वहीं रह गए, कहीं फिजी में रह गए, कहीं यूएसए में रह गए, क्योंकि वहाँ के लोकल जो लोग थे ना वो काम नहीं करते थे, वो रिबेल करते थे इंडियन, और पता भी नहीं चला कौन कहाँ चला गया, मालूम ही नहीं चला। चलिए, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि ये देखिए कहाँ तक बात हो गई, किस यहाँ तक बात हो गई। 12 में क्या हुआ तो बोलो। 12 में इसने लेनिन को एग्जाइल कर दिया, किंग एग्जाइल। किंग किसने एग्जाइल किसको कर दिया बोलो, फिर से समझो, ये यहाँ की बात हो रही है। 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला है क्या? तो 1917 के शुरू में राजा ने कहा अरे एलाइड पावर हार रही है, जार ने कहा हम फ्रंट में जाकर लड़ेंगे। जार कहाँ चला गया लड़ने के लिए सैनिकों के साथ, और उसके पीछे जरीना ने खेल कर दिया। ये उसकी वाइफ कौन थी बोलो, अलेक्जेंड्रा जरीना। उसने क्या किया, उसका जो एक सलाहकार था, सलाहकार का नाम अभी हम बताएंगे, बुक में आप लोग देखेंगे, रास्पुतिन। यस, उसने कहा कि जितने लोग हैं जर्मनी सपोर्टर उनको बैठाओ और रशियन सपोर्टर को गिराओ। उसकी वाइफ ही वैसी थी जर्मनी की। भाई जिसकी वाइफ इनकी तरफ की हो वो इनका साथ देगी कि अपने हस्बैंड का। जर्मनी का उसने दे दिया साथ। उसने कहा पति तो गया हुआ है, उनके पीछे खेल किया। उसने अपने सलाहकार रास्पुतिन के साथ क्या किया बताइए, लोगों को हटाना शुरू किया मेन फोर्स से, सबने जर्मनी वालों को बैठा दिया। लोगों को विद्रोह हो गया, अरे कि जिसकी वाइफ ही इतनी गद्दार वो राजा कितना गद्दार, इसको उतार के फेंको। ये सब कहानी 17 की है। 17 में राजा चला गया था फ्रंट में, उसके पीछे जरीना ने खेल कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, लोग राजा के विरुद्ध हो गए। क्या हुआ, शुरू में तो लोग इतना बोले कि नहीं हमारा राजा हमारे साथ है, पीटर्सबर्ग का नाम बदलो और पेट्रोग्राड रखो। कितनी भक्ति है राजा के प्रति। उन्होंने कहा जर्मनी नाम हटा करके उसका नाम रखा, लेकिन बाद में बोले नहीं पेट्रोग्राड भी हम इनके परिवार के नाम पे नहीं रखेंगे, और फिर हम लेनिनग्राड रखेंगे, क्योंकि वो भी राजा भी तो गड़बड़ है ना। बात तुम्हें समझ में आ गई। अब ये खेल आगे कैसे चलेगा इसको हम लोग परसों देखेंगे।